हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार यानी कि 7 अप्रैल 2025 को जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उस पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 18 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 19 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 18 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछले 18 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और साथ ही दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। दोस्तों, पद 53,749 है, इसलिए ये परीक्षा आप सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाती है और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम है जिसके अंदर है दोस्तों 20 प्रश्न है राजस्थान भूगोल के, 20 प्रश्न राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के, 5 प्रश्न भारतीय संविधान के और 5 प्रश्न राजस्थान की पॉलिटी के, 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान के, 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के और 5 प्रश्न भारत के करंट अफेयर के। ठीक है। और गणित के 15 प्रश्न है, इंग्लिश के 15 प्रश्न है और हिंदी के 20 प्रश्न है। टोटल 120 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार ये मॉडल पेपर है। देखिए, सबसे पहले अपन है वो राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? बताइए, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में थार मरुस्थल का विस्तार है। दोस्तों देखिए, थार मरुस्थल का जो 100% भाग है, 100% में से 85% है भाग है वो भारत में है और 15% भाग है वो पाकिस्तान में है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये कहा जाता है बरखान। क्या कहा जाता है? बरखान। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी मरुस्थल का। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल में बहती है लूनी नदी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस जिले का वाटर शेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? बताइए, किस जिले का वाटर शेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। और ये विश्व बैंक द्वारा पोषित योजना है। ठीक है, निरांचल परियोजना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप से धारण करती जा रही है? बताइए, राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप से धारण करती जा रही है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे अंध धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राजस्थान का जो भूजल स्तर है वो दोस्तों तेजी से गिरता जा रहा है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः नदियों पर स्थित है। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः किन नदियों पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हीराकुंड है ये महानदी पर है और भाखड़ा नांगल है ये दोस्तों सतलज नदी पर है। और जो कोसी परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों, ये कोसी नदी पर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पर है। ठीक है, तो ये सतलज हो गया। और हीराकुंड बांध है ये दोस्तों महानदी पर है।
और कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ परियोजना है दूसरी तरफ है, कौन से राज्य में वो परियोजना स्थित है और संयुक्त परियोजना है तो वो भी बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना है ये दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पर राजस्थान मध्य प्रदेश कौन से ऑप्शन में, 2 नंबर में। माही बजाज सागर परियोजना, दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। ये व्यास परियोजना है ये दोस्तों पंजाब राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। पंजाब हरियाणा और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पर सी का 4 हो जाएगा। और सिद्धमुख परियोजना, दोस्तों सिद्धमुख परियोजना है ये भी दोस्तों पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो ये इसमें देखिए पंजाब हरियाणा राजस्थान, ठीक है दोस्तों, सिद्धमुख परियोजना है। तो यहाँ पर देखिए पंजाब व राजस्थान दे रखा है, तो ये पंजाब और राजस्थान कर लेना इसमें। और व्यास परियोजना में पंजाब हरियाणा और राजस्थान, माई बजाज सागर में दोस्तों राजस्थान और गुजरात, और चंबल परियोजना में दोस्तों राजस्थान व मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर 2 3 4 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 3 4 5, 2 3 4 और यहाँ पे 5 और कर लेना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को कौन सी नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को कौन सी नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रावी और व्यास का। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रावी और व्यास का, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है। कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरजू सागर बांध है। सरजू सागर बांध है ये दोस्तों, इसको कोट बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये झुंझुनू में उदयपुर वाटी शहर के पास में यह स्थित है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है, अपने को बताना है दोस्तों किसके द्वारा कौन से राज्य की स्थापना है वो की गई थी। यहाँ पर देखिए सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर नगर बसाना, बताइए जयपुर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1727 में हुई थी, यानी कि पहले का 2 हो जाएगा, ठीक है। राजा सूरजमल द्वारा भरतपुर की जो स्थापना है दोस्तों, भरतपुर की जो स्थापना है ये 1733 ईस्वी में की गई थी, यानी कि बी का हो जाएगा दोस्तों 4। राव प्रताप सिंह द्वारा अलवर की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई थी, तो ये 1771 में की गई थी दोस्तों, 1771 में। और जालिम सिंह द्वारा झालावाड़ की जो स्थापना है वो दोस्तों 1791 में की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 1 3, 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ व अंत किन स्थानों से होता है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ व अंत किन स्थानों से होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए प्रारंभ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो दोस्तों ये प्रारंभ होता है हिंदुमल कोट से शाहगढ़ गांव तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होकर बाड़मेर के शाहगढ़ गांव तक जाती है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की आकृति है, राजस्थान की आकृति कैसी है तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों राजस्थान की जो आकृति है वो विषम सम चतुर्भुज के समान है, यानी कि पतंगाकार। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार दोस्तों चौकोर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। इसे अनियमित सम चतुर्भुज भी कहते हैं और असमान चतुर्भुज भी आपको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है।
उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा होने का प्रमुख कारण है, वर्षा न होने का प्रमुख कारण है वो क्या है? तो दोस्तों वो है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरावली पर्वतीय अंचल। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं दरियन। क्या बोलते हैं? दरियन बोलते हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दरियन। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुकुंदरा पहाड़ियां राज्य के किस भाग में स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हाड़ौती के पठार में ये मुकुंदरा की पहाड़ियां है, ये स्थित है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मरुस्थली प्रदेश की कौन सी 2 विशेषताएं हैं? मरुस्थली प्रदेश की कौन सी 2 विशेषताएं हैं? तो दोस्तों वो विशेषताएं हैं विशाल रेत के फैलाव, चट्टानी परित्यक्त शिलाएं। ये दोस्तों मरुस्थली प्रदेश की 2 विशेषताएं हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? राजस्थान में कम वर्षा का कारण है अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसका मानसून के समानांतर होना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसकी वजह से दोस्तों कम वर्षा होती है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है वो क्या है? तो वो है दोस्तों तापमान। ठीक है, क्या है? तापमान। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? कौन सी दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो दोस्तों ये होती है राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये होती है वर्षा की मात्रा में वृद्धि। दोस्तों देखिए, राजस्थान में 2 शाखाओं से वर्षा होती है। ठीक है, एक दोस्तों अरब सागरीय शाखा से और एक बंगाल की खाड़ी शाखा से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये इसके जो प्रवाह है, ठीक है, वर्षा का, तो ये होता है दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। उत्तर पश्चिम यानी कि रेगिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर कम होती है और दक्षिण पूर्व हाड़ौती वाला क्षेत्र है वहां पर ज्यादा होती है। तो ये अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अब दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के अपन 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। बताइए, ये प्रश्न दोस्तों काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कौन सा अभिलेख है वो राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोसुंडी अभिलेख। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोसुंडी अभिलेख। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की थी? कालीबंगा प्राचीन सभ्यता की खोज किस विद्वान ने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष, जिसको अपन ए घोष के नाम से भी पढ़ते हैं कई जगह। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कहां पर है दोस्तों? ये घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिले में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प है राज्य के पुरातात्विक स्थलों के उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प है राज्य के पुरातात्विक स्थलों के उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम को दर्शाता है? तो दोस्तों सही क्रम को दर्शाता है वो क्या दर्शाता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, सुनारी कहां पर है? झुंझुनू में। गणेश्वर दोस्तों कहां पर है? सीकर में। नगर और नगरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नगर सभ्यता टोंक जिले में है और नगरी सभ्यता है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्रम अपने को जमाना था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों कहां से? तो ये कालीबंगा एवं रंगमहल से, कालीबंगा एवं रंगमहल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, देखिए आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता के बारे में दोस्तों अपने को निम्न कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो दोस्तों चावल से परिचित थे, यहाँ पर नहीं है, नहीं थे, ये गलत दे रखा है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ठीक है दोस्तों, देखिए इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत है वो दोस्तों धातु कार्य था। ठीक है, तो ये भी कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आहड़वासी, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ठीक है दोस्तों, इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य स्रोत है वो धातु कार्य था, ये भी बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से काले लाल रंग के मध्यभांड मिले हैं, तो दोस्तों यहाँ पे काले लाल रंग के मध्यभांड भी मिले हैं, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा सही है? चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है और पहला भी सही है। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये लोग है वो किससे परिचित थे? चावल से परिचित थे, लेकिन यहाँ पर नहीं थे लिखा हुआ है, तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने को असत्य कथन बताना था, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में आरंभिक मूर्ति कला के उद्भव एवं विकास में किस जिले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राजस्थान में आरंभिक मूर्ति कला के उद्भव एवं विकास में किस जिले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भरतपुर। ठीक है, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भरतपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है, तो दोस्तों ये पद चित्रण, ठीक है, श्रीलाल जोशी है ये दोस्तों फड़ फड़ है, ये फड़ चित्रण से संबंधित है, ये फड़ लिख देना है, ठीक है, फड़ चित्रण से संबंधित है दोस्तों श्रीलाल जोशी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फड़ चित्रण से। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अरपड़ी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अरपड़ी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मेवाड़ शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से मिले हैं? बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से मिले हैं? दोस्तों ये मिले हैं कहाँ से? तो ये मिले हैं दोस्तों जैसलमेर ग्रंथ भंडार से, जैसलमेर ग्रंथ भंडार से। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर ग्रंथ भंडार से। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? तो ये जयपुर में है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जयपुर में ये स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 44 वर्षों तक ये दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, 1897 से 1941 तक। ठीक है, 3 चरणों में चला था ये। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया?
तो दोस्तों उसका नाम था क्या? तो महाराणा कुंभा। वो तो सभी को पता होगा दोस्तों। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण दोस्तों अकेला किसने करवाया था? कुंभा ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? दोस्तों किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारुमती जिनका नाम था, और चारुमती से विवाह करना चाहता था दोस्तों औरंगजेब, लेकिन वंश परंपरा के अनुसार दोस्तों चारुमती ने विवाह किससे किया? महाराणा राज सिंह से। तो इससे दोस्तों नाराज कौन हो गया था? औरंगजेब। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चारुमती। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह कौन सा अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? वह कौन सा अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है कर्नल जेम्स टोड। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, किस दुर्ग को अब्बुल फजल ने दोस्तों बख्तरबंद दुर्ग कहा है? बताइए, बख्तरबंद दुर्ग किसको कहा है? तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है ये, किसने? अब्बुल फजल ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है। दोस्तों ये बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए देखिए बुलंद दरवाजा है ये गागरोन जलदुर्ग झालावाड़ में ये स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों गागरोन किले में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोत की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? बताइए। तो दोस्तों किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोत की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिवाना दुर्ग। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है वो दोस्तों कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में है दोस्तों ये। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी में। नेक्स्ट आगे देखिए, करणी माता की जन्मस्थली है, करणी माता की जो जन्मस्थली है वो दोस्तों कौन सी है? तो वो है सुआप गांव फड़ोदी, सुआप गांव फड़ोदी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है, और 5 प्रश्न अपन राजस्थान की पॉलिटी के भी पढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, संघ में मंत्रिमंडल शब्दावली का उल्लेख संविधान में एक बार हुआ है, संविधान में एक बार हुआ है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, संविधान में इस शब्दावली को 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये अपना शब्द है वो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए ये अपना गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों 44वें संविधान संशोधन से पूर्व मंत्रिमंडल शब्द का दोस्तों कोई भी उल्लेख है वो नहीं था। तो यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन में हुआ था। यहाँ पर केवल एक कथन है वो सही है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वीवी गिरी। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में केवल एक बार 1969 में राष्ट्रपति वीवी गिरी के चुनाव में द्वितीय दौरे की मतगणना है वो करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे
43 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के संबंध में दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें एम अनंत सेनम अयंगार राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये गलत हो जाएगा, पहला ही कथन है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे वो श्री एस बी कृष्णमूर्ति राव थे। ठीक है, तो पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। और दूसरा में देखिए, पहले संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं किया गया था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा सही उत्तर? केवल 2 सही है, इसमें केवल 2 सही है, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया है दोस्तों यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे विभाग के प्रभारी मंत्री को उचित परामर्श प्रदान करने एवं सरकारी निर्णयों एवं नीतियों को अधीनस्थ विभागीय कार्यालयों के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने का कार्य कौन करता है? बताइए। विभाग के प्रभारी मंत्री को उचित परामर्श प्रदान करने एवं सरकारी निर्णयों व नीतियों को अधीनस्थ विभागीय कार्यालयों के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करने का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है शासन सचिव। ठीक है, शासन सचिव। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपने यहाँ पे भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, मुख्य सचिव का पद किस गवर्नर जनरल के समय सर्जित किया गया था? मुख्य सचिव का पद है ये किस गवर्नर जनरल के समय सर्जित किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पद है ये 1799 में दोस्तों उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेवेजली के समय सर्जित किया गया था। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? प्रथम महिला मुख्य सचिव है वो कौन बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है कुशल सिंह। तो यहाँ पर इसमें श्रीमती कुशल सिंह, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जिला प्रशासन के उद्देश्य है। जिला प्रशासन के उद्देश्य क्या है दोस्तों? जिले की नगरीय व ग्रामीण जनता का कल्याण, कानून और व्यवस्था लागू करना, भू राजस्व एकत्रित करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारत में जिला कलेक्टर का पद है वो किस वर्ष में शुरू किया गया था? जिला कलेक्टर का पद है ये दोस्तों 1772 में ये पद है वो सर्जित किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जिला कलेक्टर को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? जिला कलेक्टर को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की सहमति से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की सहमति से हटाया जा सकता है। 4 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मेरु रज्जु। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरु रज्जु। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे न्यूरॉन क्या होता है? बताइए न्यूरॉन क्या होता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। न्यूरॉन है ये क्या होता है? ये दोस्तों तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क बोलते हैं उसको, अग्र मस्तिष्क।
ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है वो आपको प्रमस्तिष्क के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा, प्रमस्तिष्क। ठीक है, और ये जो प्रमस्तिष्क है ये अग्र मस्तिष्क का ही एक प्रमुख हिस्सा होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट तथा बाहुबली के नाम से जाना जाता है? बताइए, कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है दोस्तों GSLV MK3, GSLV MK3। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से बनाया गया है। बताइए, ये GSAT-7 का उपयोग क्या है? तो दोस्तों इसका जो उपयोग है ये दोस्तों नौसेना के उपयोग के लिए दोस्तों इसका प्रयोग है वो किया गया है। तो यहाँ पर इसमें सैन्य संचार हेतु आप बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर कंप्यूटर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है। बताइए, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है, तो वो कौन सी तरंगे होती है? तो दोस्तों वो होती है कौन सी, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है बताइए? इंटरनेट दोस्तों एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है ये। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे www से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? ये बनाई थी दोस्तों टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली ने। तो यहाँ पर इसका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? तो दोस्तों अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दोस्तों रेटा मलिंसन, रेटा मलिंसन। ठीक है, यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भारत और विश्व के करंट अफेयर के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 7 में, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन चल रहे हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 30 जनवरी 2025 को प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है ये दोस्तों प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए कौन सा सही है। देखिए, इस योजना की सिफारिश टीवी सोमनाथन समिति द्वारा की गई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह योजना 5 जनवरी 2025 से लागू होगी, ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो आपको कमेंट में बताना है कि यूपीएस जो पेंशन स्कीम है, ठीक है, ये योजना कब से लागू होगी। तो यहाँ पर दोस्तों केवल एक कथन है वो सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए, केवल एक सही है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रदेश को खेल के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो बताइए कौन से मिशन की शुरुआत की गई है? तो वो है मिशन ओलंपिक 2028, मिशन ओलंपिक 2028, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई राजस्थान में पहला अन्न ऊर्जा भंडार कहाँ स्थापित कर रहा है? पहला अन्न ऊर्जा भंडार कहाँ स्थापित कर रहा है? तो दोस्तों ये अलवर में कर रहा है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस युवक ने पॉकेट जीनियस प्रो कंप्यूटर बनाया है? राजस्थान के किस युवक ने पॉकेट जीनियस प्रो कंप्यूटर बनाया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है चयन पांड्या। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चयन पांड्या। आगे देखिए, यहाँ पे भाग 8 के अंदर देखिए राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद नीति कब जारी की गई?
दोस्तों ये नीति है, ये जारी की गई दोस्तों 9 दिसंबर 2024 को, 9 दिसंबर 2024 को। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए, भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में किया गया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नई दिल्ली में। आगे देखिए, किस जिला प्रशासन द्वारा नवंबर 2024 में रास्ता खोला अभियान चलाया गया है? रास्ता खोलो अभियान है वो दोस्तों कहाँ चलाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जयपुर में, ठीक है, जयपुर के जिला कलेक्टर द्वारा, जितेंद्र सोनी के द्वारा। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 के फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता? तो दोस्तों कांस्य पदक है वो किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा मोना अग्रवाल ने। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोना अग्रवाल ने। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रजत पदक जीता। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अब अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के दोस्तों 20 प्रश्न पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, सी गुफा का पर्यायवाची है। सी गुफा का पर्यायवाची है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सी गुफा का जो पर्यायवाची है वो है दोस्तों यहाँ पे कलिका। क्या है? कलिका। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अनिवार्य का विलोम शब्द, ठीक है, तो ऐच्छिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ऐच्छिक। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? अनुराग का विलोम हो जाएगा दोस्तों देखिए, अनुराग का अर्थ होता है आसक्त होना, ठीक है। और दोस्तों विराग का अर्थ होता है त्याग करना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराग। अनुराग, विराग। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नख शब्द का प्रतिलोम है। नख शब्द का प्रतिलोम क्या है? तो वो है दोस्तों सिख। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिख। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, साहस शब्द का विलोम है। साहस शब्द का विलोम है वो क्या हो जाएगा? दोस्तों साहस शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों भीति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? बताइए द्वंद्व समास कौन से विकल्प में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, दाल भात में है, भूत प्रेत में है, शुभाशुभ में है, लेकिन यहाँ पे शुभागमन में दोस्तों नहीं है द्वंद्व समास। तो 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, सॉरी शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, शुद्ध वाक्य है शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, ये वाक्य है वो दोस्तों क्या है? शुद्ध है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देखिए, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो दर्शनीय स्थल तो दोस्तों देखने योग्य ही होंगे। तो यहाँ पर ये देखने योग्य इसमें नहीं आना चाहिए। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल है, ठीक है। यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यह डिब्बा केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। आज की वर्तमान स्थिति, तो आज में वर्तमान ही चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान और आज दोनों में से एक आएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉरी इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए तद्भव कौन सा शब्द नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए जो शब्द है यहाँ पर देह दे रखा है, ये तद्भव शब्द नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये तत्सम शब्द है। 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे खंडन का दोस्तों यहाँ पे मंडन हो जाएगा, नत का दोस्तों उन्नत हो जाएगा, शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्मरण विस्मरण, ये बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस शब्द में
अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अव उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अवाप्ति, ठीक है, अवाप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अब बरसात रुक गई है। अब बरसात रुक गई है। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे इनमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य का प्रयोग है वो किस में हुआ है? तो दोस्तों देखिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कर्ता कौन है? मोहन, ठीक है, और पढ़ना है वो क्रिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? विदेशी मूल का कौन सा शब्द नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कायल, चाय, तंबाकू, ठीक है, विज्ञापन, विज्ञापन नहीं है दोस्तों। कायल है ये फारसी भाषा का शब्द है, चाय है ये चीनी भाषा का शब्द है, तंबाकू है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है, और विज्ञापन है ये हिंदी भाषा का शब्द है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वो है दोस्तों, बताइए। कलई खिलना मुहावरे का अर्थ है तो वो है दोस्तों रहस्य प्रकट हो जाना। रहस्य प्रकट हो जाना। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रति बराबर प्रति प्लस शिक्षा, प्रतीक्षा, ठीक है। ये दोस्तों इसमें ये गलत दे रखा है। देखिए इसका संधि विच्छेद है वो दोस्तों ई के ऊपर एक मात्रा आएगी, ठीक है, तो इसलिए गलत है, इसमें मात्रा नहीं दे रखी है। बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए निडर शब्द में समास है। तो निडर शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें अवयवी भाव समास है। इसमें कौन सा है? अवयवी भाव समास है, बिना डर के। 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए नगण्य शब्द में समास होगा। नगण्य शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों इसमें समास होगा द्विगु समास, ठीक है। कौन सा समास? सॉरी नगण्य, यानी कि दोस्तों नगण्य। तो इसमें दोस्तों कौन सा? तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, ठीक है, नेजु तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास। आगे देखिए एक दंत पद का समास विग्रह क्या होगा? एक दंत, ठीक है, यानी कि एक है दांत जिसके, अर्थात गणेश जी, बहुवीर्य समास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक है दांत जिसके गणेश। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अन्य पद प्रदान होता है। अन्य पद प्रदान होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बहुवीर्य में। बहुवीर्य के अंदर दोस्तों अन्य पद प्रदान होता है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों एक है दांत जिसके, अर्थात गणेश जी, तो गणेश जी है वो इसमें प्रदान हो गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस समास में द्वितीय पद प्रदान है? द्वितीय पद प्रदान किसमें है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तत्पुरुष समास में द्वितीय पद है वो प्रधान रहता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों अपन है वो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे पैसेज दे रखा है, ठीक है, पैसेज को पढ़कर उत्तर देना है। तो मैं यहाँ पे पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों क्लास को स्टॉप कीजिए और पढ़ लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न बता रहा हूँ। Which one of the following is the most appropriate title for the passage? बताइए पैसेज का टाइटल क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें फिजिकली चैलेंजेस के बारे में दोस्तों चर्चा की गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ फिजिकल चैलेंज्ड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वो आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। आगे देखिए इन द अबव पैराग्राफ इन एडिशन इंडिकेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इन एडिशन का अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त या अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिशन। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आइदर दो चिल्ड्रन और माई ओवन सन इक्ड ऑल द फॉलोअर्स।
तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें इसका प्रयोग, इसमें दोस्तों देखिए इसमें आइदर और का प्रयोग हुआ है, आइदर और का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हैज का प्रयोग होगा, हैज आइक्ड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए वन प्रोवन वे टू बीट एन एनिमी इज फाइंड इज Achilles heel. What does finding article heels heel mean? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्द दे रखा दोस्तों, ये देखिए Achilles heel, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैसेज के अनुसार है दोस्तों वीक स्पॉट, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वीक पॉइंट बोल सकते हैं आप। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम कॉल्ड वोकेलिक राइम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों एसोनेंस। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट, ये दोस्तों मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित ये प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टू ब्रिंग टू लाइट, यानी कि प्रकट होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू रिवेल, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कैच रेड हैंडेड। तो मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाना, रंगे हाथों पकड़ा जाना, यानी कि अपराध करते हुए पकड़े जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए गेट क्लस्टर, बताइए दोस्तों, यहाँ पर ये भी उससे संबंधित है, मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित। तो दोस्तों इसको वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसका अर्थ होता है यानी कि किसी अवसर पर बिना बुलाए घुसने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर उस राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अन्य दोस्तों देखिए अनइनवाइटेड गेस्ट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों टू एंजल, टू एंजल, तो दोस्तों ये भी मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित है। टू एंजल का मतलब होता है कांटे से मछली पकड़ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, टू फिश, टू फिश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मेड लाइट ऑफ, मेड लाइट ऑफ, ठीक है। तो इसमें देखिए मेड लाइट ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रीटेड इट लाइटली। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ट्रीटेड इन ट्रीटेड इट लाइटली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक डिटर्मिनर्स अपने को भरना है। देखिए आई हैव क्वाइट बुक्स ऑन आर्ट, बुक्स ऑन आर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ए फ्यू का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ए फ्यू। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। जिसमें देखिए द ट्रेन स्टार्ट एट 6:10, यानी कि 6:10, ठीक है। सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन 6, बताइए। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर खालिस्तान में आएगा बाई 6 आ जाएगा, इसमें बाई का यूज किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इसमें भी खालिस्तान भरना है। देखिए ऑल द पैसेंजर्स विथ द ड्राइवर किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इज किल्ड आएगा, ठीक है, इज किल्ड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इज। आगे देखिए यहाँ पे इसमें भी खालिस्तान भरना है। देखिए दिस कैन बी वेरी सुटेबल फॉर कॉमर्शियल कॉलेज। तो दोस्तों इसमें साइट का प्रयोग होगा, ठीक है, साइट, स्थल। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड। यहाँ पर देखिए दोस्तों इंडस्ट्रियस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस को बोलते हैं
दोस्तों मेहनती, क्या बोलते हैं, मेहनती। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, तो यहाँ पे इंडोलेंट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इंडोलेंट। अब दोस्तों अपन यहाँ पे गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। उनका कुल मान 114 रुपए है। तब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो क्या होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो क्या होगी? सीधा सा है, यहाँ पर देखिए 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, ये लिख लीजिए। अब और इनका अनुपात है वो देख लीजिए, यहाँ पे 2:3:5 और 5 दे रखा है। अब दोस्तों इनमें सबसे पहले आपको रुपए में कन्वर्ट कीजिए, तो देखिए एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोस्तों 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो अपने पास में कितने रुपए हो गए? तो दोस्तों इसमें 1 रुपया हो गया। इसके पास में 50 पैसे के, सॉरी, इसमें देखिए 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए हो गए, और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो दोस्तों कितने रुपए हो गए? ये 1.50 हो गए, ठीक है, यानी कि 1.5 रुपया। फिर 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो दोस्तों कितना हो गया? तो 1.25 रुपए, ठीक है। अब इसको आप टोटल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4.75, 4.75, ठीक है, ये टोटल रुपए है। अब दोस्तों देखिए, उनका कुल मान 114 रुपए, उनका कुल मान है वो 114 रुपए है, तो 114 में आप 4.75 का भाग दे दीजिए। 4.75 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 24 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार? 24 बार जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सीधा सा है, अब इसमें क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों का मान क्या है? तो 50 पैसे के सिक्कों का मान कितना है? तो दोस्तों देखिए, 50 पैसे के सिक्कों का मान दोस्तों यहाँ पर कितना है? 1.50, और उधर कितना आया? 24। तो यहाँ पर 1.50 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 36, ठीक है, 36। अब दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दोस्तों नहीं नहीं, सिक्के की मान नहीं पूछा है, सिक्कों की संख्या नहीं पूछी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 50 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य है वो 36 होगा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 12,500 की एक धनराशि को राजू, मोहन और सोनू के बीच क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। मोनू और राजू के भागों में अंतर है, मोनू और राजू के भागों में अंतर है, वो कितने का है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, मोनू और राजू के भागों का अंतर अपने को बताना है कि 12,500 की एक धनराशि को राजू, मोहन और सोनू के बीच क्रमशः 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो यहाँ पर राजू और मोहन का अनुपात कितना है? राजू और सॉरी, मोनू और राजू का अनुपात है वो दोस्तों 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3-2 बटे अनुपातों का योग कितना हो गया? 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो यहाँ पे 10 इंटू 12,500, ठीक है। बस ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 3 में से 2 गया तो क्या बचा? 1। 1 इंटू 125 कर लीजिए, सॉरी 1 इंटू 1250 कर लीजिए, तो 1250 अपना सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, किसी धर्म को 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर, ठीक है दोस्तों, धन है, धर्म गलत टाइप हो गए, ठीक है। देखिए, किसी धन को 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5600 रुपए की प्राप्ति होती है, ठीक है, यानी कि 6 वर्ष में दोस्तों 5600 रुपए प्राप्त होते हैं। यदि ब्याज की साधारण दर को 2% वार्षिक और बढ़ा दिया जाए तो यह प्राप्ति दोस्तों 6,020 हो जाती है। तो मूल निवेश क्या होगा? तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें अपने को क्या करना है, ये जो 6,020 है, 6,020 में से दोस्तों 56 घटा लीजिए, ये 2 बराबर 6,020 हो गए। तो यहाँ पर 2 बराबर दोस्तों इसको माइनस कर लीजिए, 60-20 में से 5600 गए तो कितने बचे? 420। तो यहाँ पर दोस्तों 2 बराबर कितना जाएगा? 420। 2 बराबर है दोस्तों 420 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मूल राशि अपने को निकालनी है, तो 420 बटे 6 वर्षों का है ना, तो 6 इंटू 12 भाई 2
प्रतिशत बढ़ा रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सॉरी 6 इंटू 2 12, 12 हो जाएगी। तो 420/12 अपन लिख सकते हैं, 420/12 इंटू 100। बस कुछ नहीं करना, इसको काट लीजिए। ठीक है, इसको काटोगे तो दोस्तों 3500 उत्तर आ जाएगा आपका। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह राशि क्या होगी जिस पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में मिश्र धन 7280 हो जाता है। 5 वर्षों में मिश्र धन है वो 7280 है, वो हो जाता है। सीधा सा है, वह राशि क्या होगी जिस पर 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में मिश्र धन 7280 हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन उठा के कर लीजिए, वो ही सबसे बेटर रहेगा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों, 5698। 5698 मूलधन हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है, 500 के 6 सही, देखिए 500 के 6/7 का 42% का 35% होगा। बताइए दोस्तों, 500 का सबसे पहले 6 सही 7/प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों सीधा सा आप ऐसे लिख सकते हैं कि 500 इंटू 6/7 इंटू 42/100 इंटू 35/100। बस इसको काट लीजिए। इसको काटोगे तो दोस्तों देखिए, इसको काटोगे तो आपके पास में राइट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों 63। कितना आएगा, 63 निकल कर आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक दूधिया बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है, वह उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है, उसे कुल फायदा होगा, उसे कुल फायदा है वो कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 प्लस 25 प्लस है दोस्तों 25 AB, यानी कि 25 इंटू 20/100। बस काट लीजिए इसको। इसको आप काटोगे तो दोस्तों सीधा सा आपके पास में राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 50% का लाभ होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है, देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं, 750 रुपए में बेचेगा। अब क्यों बेचेगा, तो दोस्तों देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 450 इंटू 100/75। ठीक है, तो ये कितने, 25 से ये 4 बार कट गया, ये 3 बार कट गया। ठीक है, और ये 15×3 = 45, यानी कि 150। 150 इंटू 4 करोगे तो ये 600। वस्तु है कितने की, 600 रुपए की। 25% की हानि पर 450 रुपए में बेचा। 25% का लाभ कमाना है तो 600 का 25% कितना होता है, 150 रुपए, यानी कि 150 रुपए और जोड़ दीजिए उसमें, कितना 750। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि 200 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय कीमत के बराबर है, कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा। कुल हानि का प्रतिशत है वो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यदि 200 पेनों की कीमत 25 पेनों की विक्रय कीमत के बराबर है, देखिए माना कि एक पेन का जो विक्रय मूल्य है वो दोस्तों 1 रुपए है, तो 20 पेनों का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 20 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर 20 पेनों का जो क्रय मूल्य है, देखिए 200 की जगह आप 20 कर लीजिए। ठीक है, ये काट लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल हानि प्रतिशत है वो ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सीधा सा है भाई, अंतर कितने का आ गया, 5 का। ठीक है, तो 5/25 इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, तो कितना, ये 5 बार गया और 100 में 5 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20। 20% हानि प्रतिशत है इसमें, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 60 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो दोस्तों देखिए, एक तो है 61, एक है दोस्तों यहाँ पर कितनी 63 है, 63 तो है भाज्य है। तो अब एक तो है 61 है, एक है दोस्तों 67 है, एक है 71 है, एक है दोस्तों 73 है, एक है दोस्तों 79 और एक है दोस्तों यहाँ पर 83 और एक है दोस्तों 89। ठीक है,
कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो इनका टोटल करके 7 का भाग दे लीजिए। राइट आंसर 74.71 आएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 51 संख्याओं का औसत 52 है, आरंभिक है। 28 संख्याओं का औसत है 50.5। तो सीधा सा है, सबसे पहले 51 संख्याओं का औसत 52 है, तो यहाँ पर 51 इंटू 52 कर लीजिए, ठीक है। और फिर दोस्तों आरंभिक 28 संख्याओं का औसत 50.5 है, तो यहाँ पर 28 है कितना 28 इंटू 50.5। और 24 संख्याओं का औसत है दोस्तों 24 इंटू 54.5, ठीक है। बस अब दोस्तों इन सभी को टोटल करके यहाँ पर जो 51 इंटू 52 है, ठीक है, 51 इंटू 52 है, इसका आ जाएगा दोस्तों 2652। कितना आ जाएगा? 2652। 2652 में से दोस्तों आपको घटाना है, ठीक है, 2652 में से घटाना है और फिर दोस्तों शेष संख्याओं का औसत निकल कर आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 51.64 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ के योग और अंतर क्रमशः 682 और 638 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 286 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ के योग और अंतर, योग तो है दोस्तों 682 और अंतर है 638 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें दोनों संख्याओं का योग 286 है, तो संख्याएं हैं, तो दोस्तों देखिए ऑप्शन उठा के कर लीजिए, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे 220 और 66 होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दो संख्याओं के मैसअप है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? दूसरी संख्या क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। सीधा सा है यहाँ पर 44 इंटू 264, 44 इंटू 264 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। तो 2 इंटू पहली संख्या होगी दोस्तों 2 इंटू 44 यानी कि 88। तो 88 का भाग दे लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 44 से 2 बार कट गया और 264 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 132। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है, निम्न सारणी किसी देश के खाद्यान्न के आयात की मात्रा एवं मूल्य प्रदर्शित करती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, खाद्यान्न की कीमत प्रति टन सबसे कम किस वर्ष में थी? सबसे कम किस वर्ष में थी? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 5 10 11 9 8 और मूल्य दे रखा है यहाँ पे। सबसे कम किस वर्ष में थी कीमत प्रति टन? तो यहाँ पर देखिए 300 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 60। और 610 में 10 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 61। और यहाँ पर 550 में 11 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 50। और 495 में 9 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 55। और 360 में 8 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 45। तो यहाँ पर दोस्तों 1982-83 के अंदर दोस्तों सबसे कम कीमत थी, ठीक है, 45 रुपए, ठीक है, लाख। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 1981-82 में आयात किए गए खाद्यान्न का मूल्य प्रति टन कितना था? तो दोस्तों 1981-82 में सीधा सा है 550 में 11 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 50 लाख। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। 400 कि किसका पूछा है? 1981-82 का पूछा है। देखिए आप, सॉरी, 1981-82 का पूछा है, तो 495 में 9 का भाग दे लीजिए। 495 में 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 55 लाख। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 5 वर्षों में आयात का औसत कितना था? आयात का औसत है वो कितना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए इन सभी का टोटल कर लीजिए, 5 10 11 9 8, ठीक है। इसमें दोस्तों 5 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 8.6 टन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आज थोड़े से अटपटे थे,
कल से बहुत ही अच्छा और मॉडल पेपर आएगा। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।